मैं एडवोकेट नितिन सिंह तेवती आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वी एडवोकेट्स पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे विल के बारे में, वसीयत के बारे में। इसको इच्छा पत्र भी कहा जाता है। विल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, विल को करने के लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, विल को क्या रिवोक भी किया जा सकता है, और विल कब प्रभाव में आती है, हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको विल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 विल को किस प्रकार डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विल होती क्या है। विल की डेफिनेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 2 की सब क्लॉज एच में दी गई है, जिसके अनुसार कहा गया है will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। और जब हम विल की डेफिनेशन को हिंदी में पढ़ते हैं, मतलब वसीयत की डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं, तो इसका विवरण धारा 2 की जय में दिया गया है, जिसके अनुसार विल से आशय है विल से वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित किए जाने की वांछा करता है। हम विल की डेफिनेशन को देखें तो मुख्य 4 बिंदु हमारे सामने नजर आते हैं। सबसे पहला है कि एक वसीयतकर्ता होना चाहिए, जो वसीयत करना चाहता है वह व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है संपत्ति, कि भाई संपत्ति होनी चाहिए जिसकी वो वसीयत करना चाहता है। तीसरा मुख्य बिंदु है कि उसकी स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, स्वेच्छा से वो ऐसा करना चाहिए। चौथा मुख्य बिंदु है कि यह विल उसकी मृत्यु के पश्चात ही प्रभाव में आती है। तो ये मुख्य 4 बिंदु हैं। विल की डेफिनेशन को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि विल कौन कर सकता है, वसीयत कौन कौन कर सकता है। विल हर वह व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, बशर्ते कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और यह विल बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए। इसका वर्णन इंडियन सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 59 में किया गया है। सेक्शन 59 कहती है कि विल करने के लिए कौन सामर्थ्य व्यक्ति है। प्रत्येक स्वस्थचित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा। इसके 4 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1, कोई विवाहित स्त्री ऐसी किसी संपत्ति का विल द्वारा व्ययन कर सकेगी जिसका वह अपने जीवन काल में अपने कृत्य द्वारा अन्य संक्रमण कर सकती है। स्पष्टीकरण 2, ऐसे व्यक्ति जो बाधिर, मूक या अंधे हैं उस कारण कोई विल करने में असमर्थ नहीं हो जाते, यदि वे यह जानने में समर्थ हैं कि वे उसके द्वारा क्या कर रहे हैं। स्पष्टीकरण 3, कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर उन्मत्त है उस अंतराल में जब वह स्वस्थचित्त है विल कर सकता है। स्पष्टीकरण 4, कोई व्यक्ति जब वह चाहे मत्तता से या बीमारी से या किसी अन्य कारण से उद्भूत ऐसी मनोदशा में है कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रहा है, तब वह विल नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं संपत्ति के बारे में कि किस संपत्ति का वसीयत की जा सकती है। तो संपत्ति चल और अचल दोनों प्रकार की हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लेटेस्ट जजमेंट को माने तो व्यक्ति अपनी पैतृक प्रॉपर्टी और स्व अर्जित प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है। बात करेंगे ये वसीयत होती कितने प्रकार की है, विल कितने तरीके की होती है। तो विल 2 प्रकार की होती है। पहला है अनप्रिविलेज्ड विल, जिसके नियमों की व्याख्या सेक्शन 63 में की गई है। दूसरा है प्रिविलेज्ड विल। प्रिविलेज्ड विल के नियमों की व्याख्या सेक्शन 66 में की गई है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक वसीयत कर सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में उसके द्वारा की गई अंतिम वसीयत ही मान्य होगी। इसको स्पष्ट करने के लिए उसे अपनी प्रत्येक नई वसीयत में पुरानी वसीयत का वर्णन करना चाहिए कि उसने पहले भी वसीयत की हुई है। ऐसा करने से उसकी नई वसीयत जो होगी वो मान्य मानी जाएगी। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति वसीयत कर देता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसने वसीयत कर दी। अब उस वसीयत को देखकर
उसके बच्चे अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ काम करवा लें या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करवा लें। अब क्या होता है कि समय जैसे परिवर्तित होता है, संबंधों में भी अंतर आता है। अब वह व्यक्ति अपनी वसीयत को चेंज करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत बदल सकता है जिसका वह अधिकारी है। परंतु जिन बच्चों ने उस प्रॉपर्टी पर काम करवा लिया है, जिन बच्चों ने उस प्रॉपर्टी पर अपने पैसे लगा दिए हैं, वो तो नुकसान में चले जाएंगे। तो इनको वो अपना रिकवरी में डालें या फिर जो भी अन्य कानून हैं उनके अनुसार वो चलें, परंतु उस व्यक्ति के अपने वसीयत करने के अधिकार उसके पास होते हैं। वो जितनी चाहे वसीयत कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हितकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि ये जो वसीयत की गई है ये फाइनल नहीं है और वो अपना कोई भी कार्य उस वसीयत के अनुसार ना करवाएं। अब हम बात करते हैं विल कैसे की जाती है, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली बात, विल वसीयतकर्ता के स्वेच्छा से की जानी चाहिए, उसकी इच्छा से की जानी चाहिए। विल मौखिक या लिखित दोनों प्रकार की हो सकती है। ये हाथ से लिखी हुई भी हो सकती है और ये टाइप्ड भी हो सकती है। स्टाम्प पेपर पर भी हो सकती है और सादे कागज पर भी हो सकती है। रजिस्टर्ड भी हो सकती है और ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। परंतु वसीयत को करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वसीयत विवाद रहित रहे। तो ऐसा करने के लिए उसे रजिस्टर करा लेना ही उचित माना जाता है। परंतु अगर वसीयत ऐसी स्थिति में की गई है कि कोई वृद्ध आदमी है या फिर वह बीमार है, तो ऐसे में उसकी वीडियोग्राफी भी कर लेनी चाहिए ताकि विवाद होने पर न्यायालय में इस बात को प्रस्तुत किया जा सके कि वसीयत करने वाले ने अपनी स्वेच्छा से वसीयत को किया है। यह स्पष्ट हो जाता है वीडियोग्राफी से कि उसने अपनी स्वेच्छा से ये किया है और हितकर्ता वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वसीयत से हितकर्ता का वहाँ उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ना तो उसके सिग्नेचर वसीयत पर होते हैं, ना ही उसकी उपस्थिति वहाँ मायने रखती है। वसीयत स्वतंत्र एवं स्वेच्छा से की गई है। इसके लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति और उसके दो गवाह सिर्फ वही उस वीडियोग्राफी में हों, तो ज़्यादा अच्छा होगा। न्यायालय को यह स्पष्ट हो जाएगा कि वसीयत स्वेच्छा से की गई है और ये विवाद रहित होगी। और हमारे ऊपर दिए गए सभी नियमों का अगर वसीयतकर्ता ध्यान देगा तो यह विवाद होने की स्थिति में भी न्यायालय में इस वसीयत को मान्य माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी संपत्ति का अंतरण उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है। अंत में हम बात करेंगे कि वसीयत को कैसे निरस्त किया जा सकता है। तो वसीयत को वसीयतकर्ता स्वयं निरस्त कर सकता है, और यदि वह गलती से हितकर्ता के साइन वसीयत पर करा दे तो भी यह वसीयत स्वतः ही निरस्त हो जाती है। और यदि व्यक्ति कोई नई वसीयत कर देता है, ऐसी स्थिति में भी पहली वाली वसीयत निरस्त हो जाती है। या फिर वसीयतकर्ता वसीयत करते समय किसी नियम का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में भी वसीयत निरस्त मानी जाती है। तो ये थे वसीयत के प्रकार। वसीयत कौन कर सकता है, किस संपत्ति के बाबत वसीयत की जा सकती है और वसीयत निरस्त कैसे हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हमने वसीयत से संबंधित सभी तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि वसीयत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही प्रभाव में आती है, उससे पहले नहीं। उससे पहले वो जितनी चाहे वसीयत कर सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं है, उस पर कोई बंधन नहीं है। तो ये सब थे वसीयत से संबंधित कानून और नियम और प्रावधान जिनको आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।